अग्रवाल साहब और मिश्रा जी पुराने पड़ोसी थे। भगवान की दया से दोनों के ही घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। अग्रवाल साहब के घर में उनकी दोनों बेटी अच्छा बिजनेस करते थे और उन दोनों की पत्नियां रीमा और नैना हाउसवाइफ थी। अग्रवाल साहब की पत्नी यशोदा भी एक ज़माने में एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी, लेकिन अब रिटायर हो चुकी थी और इसलिए घर पर आराम करती थी। अग्रवाल साहब सुबह सुबह अपने दोनों बेटों के साथ अपनी दुकान पर निकल जाया करते थे और घर की तीनों औरतें जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर घर से बाहर चल दिया करती थी। लेकिन वो जाती कहाँ थी? बस यही तो मज़ेदार बात है। अरे रीमा नैना जल्दी करो, तुम लोगों ने अभी तक घर का काम नहीं निपटाया। देखो तो दोपहर होने को आई है। मम्मी जी पहले आप जाइए बाज़ार, आपको घर का सामान नहीं लाना क्या? अरे हाँ बहू, अच्छा याद दिलाया। अब मैं जल्दी से जाती हूँ। और तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? आज मिश्रा जी के घर उनके हाल चाल पूछने चले जाना। मिश्रा आंटी से कहना कि बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, इसीलिए चले आए। मम्मी जी आप भी सीधे वहीं पर आ जाना, थोड़ी देर आप भी इसी बहाने उनसे मिल लेना। समझदार हो गई हो बहू। अरे मैं नहीं आऊँगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम पाँचों थोड़ी देर में मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर यशोदा बाजार चली जाती है। रीमा और नैना दोनों मिश्रा जी के घर पहुंचते हैं। अरे आओ 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 बहू, बहुत दिनों के बाद आज आई हो। वो क्या है ना आंटी जी, घर का काम खत्म हो गया था तो सोचा आपसे मिलने चले आते हैं। वैसे भी आंटी जी आपके घर का नंबर आज आना ही था, इसीलिए आज चले आए। क्या मतलब मेरे घर का नंबर आज आना था? क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं आंटी जी, ये ना कुछ भी बोलती है। आप ना इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हाँ आंटी, वैसे आजकल गर्मी बहुत हो रही है, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? मेरी ना गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत हो गई है। तुम दोनों बैठो, मैं शरबत बना कर लाती हूँ। आंटी जी, आपके घर के पंखे में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, पसीना भी नहीं सूख रहा मेरा तो इससे। अरे बेटा, पंखा तो ठीक है लेकिन गर्मी ज़्यादा है ना। तुम दोनों एक काम करो, अंदर कमरे में आकर बैठो, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। वही तो हम चाहते थे, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। तुमने क्या कहा अभी? अरे कुछ नहीं आंटी जी, इसकी ना मजाक करने की आदत है, कुछ भी बोलती रहती है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं शरबत बना कर लाती हूँ। आंटी जी एक गिलास एक्स्ट्रा बनाना, थोड़ी देर में मम्मी जी भी यहीं पर आने वाली है, उनको भी ना बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए वो भी यहीं बैठ जाएंगी ठंडी ठंडी हवा में, इसी बहाने आपसे बातें भी कर लेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अब मैं उनके लिए भी शरबत बना कर रख देती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। थोड़ी देर के बाद यशोदा भी मिश्रा जी के घर पर पहुंच जाती हैं। अरे अरे ये क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दोनों बहुएं बढ़िया ठंडक में बैठी है। अरे गर्मी ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया। मम्मी जी आपके लिए शरबत भी रखा है आंटी जी ने बनाकर। हाँ यशोदा बहन बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। शरबत पीकर चली जाना, थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। अरे मैं तो वैसे ही ज़्यादा देर किसी के घर रुकती ही नहीं, लेकिन वो क्या हुआ ना, घर की चाबी बाज़ार में कहीं गिर गई। अब चाबी वाले को बोला तो उसने कहा आते आते 5 बज जाएंगे। अरे कैसी बातें करती हैं आप, ये भी तो आप ही का घर है, आप आराम से यहाँ बैठिए, कोई परेशानी नहीं। आंटी जी हम लोग ना घर का सारा काम निपटा कर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मतलब दोपहर में सो लेते हैं, फिर शाम को तो वही सब रोटी बनाना काम करना। आंटी जी आपके यहाँ तो एसी की ठंडक में मुझे भी नींद आ रही है। बाज़ार में इतनी धूप थी, ऊपर से इतना पैदल चली हूँ, कमर में दर्द होने लग गया है बहन जी। और आपने शरबत इतना अच्छा बनाया, बस ऐसा लगता है कि जबकि हुआ तुम्हें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस बेड पर आप तीनों चाहें तो थोड़ी देर सो सकती हैं, मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठती हूँ। लेकिन आंटी जी वहाँ पर एसी नहीं कूलर लगा हुआ है,
आपको गर्मी नहीं लगेगी? आप भी बैठिए ना। अरे नहीं नहीं नैना, आंटी जी वहाँ आराम से बैठेंगी, यहाँ हम तीनों सो जाएंगे, तो फिर आंटी का मन भी नहीं लगेगा, वो बोर हो जाएंगी। जाइए जाइए आंटी जी, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। यशोदा, रीमा और नैना की बातें सुनकर मिसेस मिश्रा को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते उन्होंने उन तीनों से कुछ भी नहीं कहा। शाम होने के वक्त वो तीनों अपने घर लौटकर चली गई। अगले दिन मिसेस मिश्रा जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि रीमा, नैना और यशोदा तीनों बाजू वाले घर के गुप्ता जी के घर जा रही थी। मिसेस मिश्रा गुप्ता जी के घर के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी, और जो उन्होंने सुनने के बाद वो तो दंग ही रह गई। अरे आइए आइए यशोदा जी, आज इस वक्त, वो भी अपनी बहुओं के साथ। अरे वो क्या है ना बहन, हमारे घर की चाबी कहीं खो गई है। डुप्लीकेट चाबी है हमारे पास, लेकिन उससे ताला ही नहीं खुल रहा। अब हम सास बहुएं बाजार तक गई थी, लौट कर आई तो घर का दरवाज़ा बंद, बाहर धूप इतनी कि बाहर भी नहीं बैठ सकते। अरे आपको बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है, ये आप ही का तो घर है, अंदर आइए ना। वैसे भी आज मैंने खीर बनाई थी, ठंडी ठंडी खीर खिलाती हूँ आपको। थैंक यू आंटी, खीर तो हम सबको बहुत पसंद है। देखा मम्मी जी, हमारा आज का काम हो ही गया। क्या मतलब, कौन सा काम बेटा? अरे कुछ नहीं आंटी, इसकी मजाक करने की आदत है। हम अंदर आ जाए क्या? वो क्या है ना, बाज़ार में घूम घूम कर बहुत थक गए। आप ज़रा अपना एसी ऑन कर दीजिए, हम थोड़ी देर ठंडक में बैठेंगे। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। बाहर खड़े होकर ये सारी बात सुन रही मिसेस मिश्रा अब तक समझ चुकी थी कि दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने सोच लिया था कि वो मिसेस गुप्ता से इस बारे में बात ज़रूर करेंगी। अगले दिन शाम के वक्त मिसेस मिश्रा मिसेस गुप्ता के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि मोहल्ले की 3 और औरतें भी वहां पर बैठी हुई थी, मिसेस सक्सेना, मिसेस राठी और मिसेस चड्ढा। अरे आइए आइए मिसेस मिश्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी, सोचा आपसे मिल लेती हूँ, बहुत दिन हो गए थे। लेकिन आप सब यहाँ कोई पार्टी चल रही थी क्या? जी पार्टी शार्टी कुछ नहीं चल रही, ये अपने अग्रवाल भाई साहब है ना, इनकी बीवी और दोनों बहुएं ने बड़ा परेशान कर रखा है सबको। अरे कमाल की औरतें हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर, इनके घर में कोई काम नहीं है क्या? मुझे लगता है हमें उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, वो पड़ोसी हैं हमारी। बहन जी आप तो रहने ही दीजिए, आप खुद इतनी अच्छी है ना कि आपको दूसरे लोगों की चालाकी पता ही नहीं चलता। चालाकी? कैसी चालाकी? आप किस चालाकी की बात कर रहे हैं? अरे कल मैं उनके घर गई थी, शाम के वक्त दरवाज़ा खुला था और अंदर जो बातचीत चल रही थी ना, वो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसी क्या बात है? वैसे वो लोग जब कल मेरे घर आए थे तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे ही कमरे में एसी चलाकर तीनों सो गई और शाम तक सोती रही। मेरी समझ में नहीं आया, मुझे लगा पड़ोसी है, छोड़ो। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, दरअसल बात यह है कि उनके घर में हर कमरे में, ड्राइंग रूम में, सब जगह एसी लगा हुआ है, लेकिन वो उसे चलाना नहीं चाहती। अरे लेकिन क्यों? अपने कानों से सुना था मैंने, वो बड़ी बहू है ना रीमा, वो कह रही थी अरे घर का काम निपटा कर पड़ोसियों के घर जाकर बैठ जाओ, बिजली का बिल नहीं आता और गर्मी भी नहीं लगती। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ, सुबह 10 बजे के बाद ये तीनों सास बहुएं कहीं ना कहीं निकल लेती हैं। मैंने लगता है आज हम सबको उनके घर जाना चाहिए और अलग अलग कमरों में जाकर सोना चाहिए, सारे के सारे एसी ऑन न करके। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन जब से इन लोगों की सच्चाई पता चली है तब से लग रहा है कि आप ठीक ही कह रही हैं। चलिए हम सब उनके घर चलते हैं, आज उन्हें आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा हम खिलाएंगे, उनके ही घर के एसी की। सारी की सारी औरतें अग्रवाल साहब के घर पहुंच जाती हैं। अरे आप सब लोग यहाँ किसने इनवाइट किया है आप सबको? मम्मी जी ने बताया नहीं कि आज इनकी पार्टी है। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम खुद ही आपके घर आ जाते हैं ना, वैसे भी हम तो आते ही रहते हैं ना, और आज तो गर्मी भी ज़्यादा है। आज तो हम चड्ढा आंटी के यहाँ जाने का सोच रहे थे, उनकी एसी में ज़्यादा अच्छी ठंडक है ना।
अरे बेटा, घर घर के एसी की हवा खा चुकी हो, अब खिलाने का वक्त है। थोड़ी हवा हमें भी खिलाओ अपने घर के एसी की। हाँ 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 आंटी जी, ये ड्राइंग रूम का एसी तो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं करता, ख़राब हो गया है ना। मिश्रा आंटी के घर चलते हैं, उनकी कमरे में सोए थे हम लोग, बहुत मज़ा आया था। क्या मस्त बेड है, क्या ठंडक है। नहीं नहीं बहू, आज तो हम तुम्हारे घर आए हैं। अच्छा नैना, तुम जल्दी से जाकर ज़रा शरबत तो बना कर लाओ। अरे आप सब यहाँ, आप सब ने यहाँ आने की परेशानी क्यों ली? हमें बुला लिया होता, हम तो खुद ही चले आते। अरे छोड़िए ना, आइए बैठिए, बैठकर बातें करते हैं। अरे मेरी कमर में ज़रा दर्द है, मैं रीमा के कमरे में लेट जाती हूँ। चलो रीमा बहू, ज़रा अपना कमरा तो दिखाओ मुझे। हाँ जी आंटी जी, चलिए। रीमा मुंह बनाते हुए मिसेस सक्सेना को अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ जाती ही मिसेस सक्सेना उसके कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर घूर के देखने लगती है। वैसे आज गर्मी बहुत है, क्यों बहू, सही कहा ना? ज़रा ये एसी तो ऑन कर दे। अरे आंटी जी, वो बाहर ड्राइंग रूम का भी ऐसा ही चल रहा है। हमारे घर में ना बिजली इतनी पावरफुल नहीं आती कि दो दो एसी का लोड उठा सके। आप बाहर ही बैठ जाइए ना। कैसी बातें करती हो बहू, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती। उन सब के सामने लेट लूँगी तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अरे लोड आ रहा है तो आने दे, एक बार इसे ऑन तो कर। हाँ अच्छा ठीक है आंटी जी, कर देती हूँ। अब दूसरी तरफ नैना सब लोगों के लिए शरबत बनाकर जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुँचती है, सब लोग उसकी ट्रे में रखे हुए शरबत के सारे ग्लास पीकर खाली कर देते हैं। और नैना, एक काम कर पुत्र, बाजार से आइसक्रीम ऑर्डर कर दे। इतनी गर्मी में खाली शरबत से क्या होता है? हाँ हाँ, वैसे चड्डा बहन जी, बात तो आपकी सही है। थोड़ी आइसक्रीम और मिल जाती तो मज़े आते। क्यों यशोदा बहन, सही कहा ना? क्या नहीं, क्या नहीं, लेकिन वो एसी चलाकर आइसक्रीम खाने से ना कभी कभी गला खराब हो जाता है। मेरा तो गला ही पकड़ जाता है। मैं एक काम करती हूँ, एसी बंद कर देती हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। अरे यशोदा बहन, गला जब खराब होगा तब का तब देखा जाएगा। वैसे ही घर तो बड़ा सुंदर है आपका। हाँ, बस देखने को ही सुंदर है, क्योंकि रहते तो हम यहाँ है ही नहीं, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं बहन जी, उसकी मजाक करने की आदत है। कुछ भी कहती रहती है। आदत तो मेरी मजाक करने की ही है, वैसे भी मेरा ससुराल भी किसी मजाक से कम नहीं है। अरे नैना बहू, चलो थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में चलकर बैठते हैं। मुझे ना तुमसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर अकेले में बात करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, चलिए ना। लेकिन मम्मी जी से पूछ लो, वहाँ जाकर हम पंखा कूलर चला सकते हैं या नहीं? अरे कैसी बात करती हो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन मैं इतनी जालिम नहीं कि तुम्हें पंखा कूलर चलाने ही ना दूँ। हाँ वो बात भी सही है। आइए आंटी जी, आइए मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। मिसेस मिश्रा नैना के साथ उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ जाती ही नैना कूलर चला देती है। बड़ी ह्यूमिडिटी पैदा कर रहा है ये कूलर। तुम कूलर चलाकर सोती हो क्या? नहीं ना आंटी जी, मैं भला कूलर चलाकर क्यों सोऊंगी? अच्छा, नया एसी लगा है तुम्हारे कमरे में? हाँ भाई, कूलर में क्यों सोएगी, एसी में सोती होगी ना। अरे नहीं आंटी जी, मैं तो सिर्फ पंखा चलाकर सोती हूँ। बिजली का बिल बहुत आता है ना, इसलिए हमारे घर में कोई भी एसी नहीं चलाता। लेकिन तुम्हारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा हुआ है। दिखाने के लिए दिखाना तो पड़ता है ना। बाकी तो आप ही जानती है कि हम लोग तो बस गर्मियाँ ऐसे ही निकाल देते हैं, आधे टाइम मायके में रहकर, आधे टाइम पड़ोसी के घर को अपना ससुराल बनाकर, और कभी कभी तो एटीएम के एसी में भी जाकर बैठ जाते। क्या फ़र्क पड़ता है? मिसेस मिश्रा नैना से उसके कमरे का एसी ऑन करवा देती हैं। चारों तरफ से चल रहे एसी की ठंडक से अब यशोदा का दिमाग गर्म होने लगा था। उसकी चेहरे का रंग बदलने लगा था। लेकिन सारी औरतों ने सोच लिया था कि आज इन सबको सबक सिखाकर ही रहेंगी। मोहल्ले की सारी औरतें अलग अलग कमरों में जाकर एसी चलाकर सो गई और शाम तक यशोदा के घर में यही सब चलता रहा। शाम के वक्त सब कमरों से निकलकर बाहर आए। थैंक यू यशोदा बहन, बहुत मज़ा आया।
आइसक्रीम, शरबत, आज तो पार्टी हो गई जी, पार्टी। मैं कल फिर आऊँगी, इस बार ही ना लस्सी बना के रखना मेरे लिए। और रीमा, तेरे कमरे का गद्दा तो बड़ा गुदगुदा है और एसी की ठंडक का तो कहना ही क्या। हाँ हाँ, आप सब लोगों ने बहुत मज़े कर लिए, अब बिल तो मेरे माथे पर ही फटेगा ना। जानते थे हम, आपके अंदर का गुस्सा कभी ना कभी बाहर आएगा। यशोदा बहन, देखिए ना, इतने दिनों तक आप गर्मी दूसरों के घरों में जाकर काट रही थी, आज दूसरों ने आपके घर में आकर काट ली। हिसाब किताब बराबर है कि नहीं? मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है, बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू। तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा, तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए, मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना, तुम्हें अच्छे से पता है। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई, हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूँ, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर ये स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है, लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट के एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता? इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं,
जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो, और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है, और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस, नेचर, मिशन की मुश्किल सबका पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है, तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगे? वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है, तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ माँ, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर माँ के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहाँ आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है। पारो अपने पति के साथ विनोद नगर नाम के एक शहर में रहती है। पारो के बेटे पीयूष की नौकरी 2 साल पहले चाइना में हो गई थी। आज पूरे 2 साल बाद वो चाइना से पहली बार अपने घर वापस आने वाला था। उठ जाइए जी, कब तक सोते रहेंगे? यूं तो सूरज निकलने से पहले ही मेरे सर पर चढ़कर नाचने लग जाते हैं, और आज जब मेरा बेटा विदेश से लौटने वाला है तो उठ ही नहीं रहे। अरे भाग्यवान, 1 हफ्ते से घर की सफाई करवा रही हो मुझसे तुम। अब मुझसे कुछ नहीं किया जाएगा। आ जाओ, आज मुझे सोने दो प्लीज। सोने कैसे दूं? कैसे सोने दूं? 10 बजे तो पीयूष की फ्लाइट लैंड कर जाएगी। आप नहीं जाएंगे ना? ठीक है, तो मैं ही एयरपोर्ट चली जाती हूँ। जाओ, जहाँ जाना है जाओ। बड़ा लाड साहब जो आ रहा है। पारो जाकर तैयार हो जाती है और अपने बेटे को लाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो जाती है। वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होती है कि देखती है कि उसके बेटे के हाथ में हाथ डाले एक लड़की भी एयरपोर्ट से बाहर आ रही है। हाय, मेरा राजकुमार इतना सुंदर है
कि ये विदेशन इससे चिपक ही गई है। पारो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास जाकर कहती है, हेलो बेटी, ये ना मेरा बेटा है, मी मदर। अब हाथ छोड़ दे, इसे अपने घर भी तो जाना है। नहीं माँ, सिर्फ मैं नहीं, सारा भी हमारे साथ घर चलेगी। सारा? अरे कितना सारा सामान लेकर चलना है बेटा? माँ, सारा नाम है, ये सारा है, ये चाइना से आई है, मेरे साथ ही घर चलेगी। अच्छा अच्छा, तेरी दोस्त है ये? तुम घर चलो ना माँ, मैं सब बताता हूँ। पीयूष, सारा और पारो घर चले जाते हैं, जहाँ पीयूष सबसे कहता है, माँ मैंने और सारा ने शादी कर ली है। शादी कर ली तूने, वो भी हमें बिना बताए? तुम्हारी ही औलाद है ये पारो, इसके लिए तुम गई थी एयरपोर्ट? आई एम सॉरी पापा जी। अरे नहीं नहीं बेटा जी, इसमें आपकी क्या गलती? गलती तो इस नामाकुल की है, तू तो मेरी बहू है। मनोज अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि सारा अपनी सास के पैरों को पकड़कर बैठ जाती है। पैर पकड़ लिया बासु जी। पैर पकड़ लिया बासु जी? अरे पीयूष, ये बहू को कौन सी भाषा सिखा दी है तूने? वो मैंने सारा से कहा था कि मम्मी पापा नहीं माने तो उनके पैरों में पड़ जाना, तो वही कर रही है सारा। और सारा बासु जी नहीं, सासू जी, सासू जी। छोड़ो, तुम मम्मी जी ही कह लो। ये क्या नमूना उठा लाया विदेश से तू बेटा? अब इस मोम की गुड़िया को इस माहौल में ढालेंगे कैसे हम? मैं सारे रिचुअल्स करूंगी बासु जी, जो आप कहेंगी मैं वो सब करूंगी। तू तो फिलहाल मुझे बस एक गिलास पानी दे दे, और हाँ, इन कपड़ों में बिल्कुल भी बाहर मत जाइयो, मोहल्ले वाले देखेंगे तो और दो बातें बनाएंगे। सारा किचन में जाती है और सोचती है, क्यों ना मैं बासु जी को कोकोनट वाटर दूं, उससे वो और रिफ्रेश हो जाएंगी। पर उन्होंने मुझे बाहर जाने से मना किया है, किचन में तो कोकोनट नहीं है, क्या करूं? पारो खिड़की से बाहर झांकती है। वाओ, पाम ट्री। छत पर जाती हूँ, एक कोकोनट तोड़ लेती हूँ। पारो छत पर जाती है और छत के मुंडेर से कूदकर पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़कर आराम से नीचे उतर जाती है। उसे ऐसा करते हुए पारो की पड़ोसन बिजली देख लेती है और अपने छत से उसे आवाज देकर पूछती है, कौन हो बेटा तुम? यहाँ की तो नहीं लगती। इस वक्त तुम पारो के छत पर क्या कर रही हो बेटा? आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। बासु जी ने मोहल्ले वाले से इंटरेक्ट करने को मना किया है। अच्छा, तो हमसे बातें छुपा रही है पारो? मैं तो सब पता लगा कर रहूंगी। सारा नीचे जाकर अपनी सास को नारियल पानी देती है। तू नारियल पानी कहाँ से ले आई बहू? पाम ट्री पर चढ़कर बासु जी। तू पेड़ पर चढ़ गई? कैसे? माँ, सारा एक एथलीट है, ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी है। ये सब उछल कूद इसके लिए तो बहुत नॉर्मल है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि मेरी बहू गुणवान है। बिजली सारा के बारे में सारे लोगों को बता देती है और सभी सारा को देखने पारो के घर पहुंच जाते हैं अगले दिन। वाह पारो, हमारे बेटे के ब्याह में तो खा कर गई और अपनी बारी आई तो बहू को ही छिपा लिया। ऊपर से इतनी खूबसूरत बहू। और बहू इधर आ, आज तो हम बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाएंगे। जा बहू, कुछ बना कर ला। सारा किचन में जाकर नूडल्स बनाकर पारो की पड़ोसनों को परोस देती है कि तभी बिजली के प्लेट में एक कॉकरोच चढ़ जाता है। चिलचिट्टा! तो इसमें आप चिल्ला क्यों रही हैं आंटी? ऐसा कहकर सारा उस कॉकरोच को उठाकर एक हाथ में लटकाए खड़ी हो जाती है। नूडल्स में कॉकरोच को लपेट के खाने में जो मजा है आंटी, ट्राई इट, यू विल लव इट। सारा की बात सुनकर सभी वहां से भाग जाते हैं। वाह बहू वाह, इस बिजली को तो आज तक हम लोग ना भगा सके, तूने एक बार में से भगा दिया। अब वो हमारे यहाँ आने के पहले 100 बार सोचेगी। हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे।
ए जी अब मैं क्या करूंगी? आज तक तू मेरा खून पीती थी, लगता है भगवान ने अब तुझे सजा देने की ठान ही ली है। इसी तरह एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह पारो सारा से कहती है, सारा, आज तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बाजार से साड़ी और गहने दिला देती हूँ। अब उन्हें ही पहनना तू। नहीं बहू, यूँ सूने गले अच्छी नहीं लगती। पारो और सारा बहुत शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद दोनों घर लौट ही रहे थे कि पारो के हाथ से गहने का बैग एक चोर खींचकर भागने लगता है। चोर चोर, पकड़ो कोई! बासुजी खू, घबराइए मत, मैं हूं ना। सारा भागती है और चोर को पकड़कर उसे खूब पीटती है और उससे गहने का बैग लेकर अपनी सास को सौंप देती है। अब ठीक तो है ना सासू माँ? अरे सासू जी, आज तो नाम भी मैंने सही कहा, फिर भी आप उदास है। तू तो हीरा है बहू, मेरी भोली बहू। खुद तुझे चोट लगी है और मुझसे मेरी तबीयत पूछ रही है। ये कहकर पारो सारा को गले से लगा लेती है और उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। सारा भी अपनी तरफ से अपने ससुराल में घुलने की पूरी कोशिश करती है और पारो का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। अंजू अपने पति दीपक से बात करते हुए कहती है, दीपक जी, आईपीएल आ रहे हैं और आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि इस बार आप मुझे आईपीएल दिखाने ले जाएंगे। या तो है मुझे, लेकिन लेकिन क्या दीपक जी? सुन लीजिए, अभी से बता रही हूँ मैं, कोई बहाना नहीं चलने वाला है आपका। अरे बात को समझो अंजू, आईपीएल के समय ही काम ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं बस तुम्हारे बोलने से अपने काम का नुकसान तो नहीं करवा सकता ना। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? अब अंजू, पक्का अगली बार आईपीएल मैच मैं तुम्हें स्टेडियम में दिखाने लेकर चलूंगा, बस इस बार मान जाओ। मैं आपसे पूरे साल में कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इतना ही कहती हूँ कि मुझे आईपीएल दिखा दिया करो, लेकिन आप उसमें भी ऐसा कर रहे हो। अरे गुस्सा मत करो मेरी जान, अब मेरी तकलीफ तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम घर पर बैठ के आराम से आईपीएल देखो ना। एक तो मना कर दिया, ऊपर से बोल रहे हैं कि आराम से घर पे बैठ के मैं आईपीएल देखूं। अंजू को दीपक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करती भी क्या। कुछ दिनों बाद आईपीएल शुरू हो जाता है। आईपीएल की मैच का पहला ही दिन था कि अंजू सारा काम छोड़कर आईपीएल देखने बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास संध्या आती है। बहू, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू ये मैच देख रही है, घर के काम कौन करेगा? माँ जी, डिस्टर्ब मत करो और मुझे आईपीएल देखने दो। साल में एक ही बार तो आईपीएल आते हैं, उसमें भी आप लोग मुझे तंग करने लगते हैं। प्लीज माँ जी, मुझे तंग मत करो ना। अरे तू आईपीएल देखेगी तो घर के काम कौन करेगा? चल उठ, घर का काम कर और बंद करिए मैच। माँ जी, देखने दो ना आईपीएल, काम तो बाद में भी होते रहेंगे, अभी मेरा आईपीएल जरूरी है। एक काम कीजिए, अब थोड़ा बहुत काम कर दीजिए, बाकी का काम मैं कर दूंगी बस। इससे कुछ बोलने से तो अच्छा था कि मैं खुद ही घर का सारा काम कर लेती। खैर, आईपीएल का भूत है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। दिया है। संध्या खुद ही घर का सारा काम कर लेती है। अंजू आईपीएल देखने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन अंजू आईपीएल देखने बैठ जाती है, पर उसका घर और दिन की तरह आज भी पूरी तरह बिखरा हुआ था। वो अपने हाथों में पॉपकॉर्न लिए आईपीएल मैच देख रही थी। तभी संध्या अपनी पड़ोसन रमा के साथ घर आती है और सोफे पर बैठी अपनी बहू से कहती है, बहू, जरा 2 कप चाय तो ले आ, देख तेरी पड़ोसन सास आई है। मम्मी जी, मैं भी आईपीएल देखने में व्यस्त हूँ, इसलिए आप चाय बना लीजिए। साथ ही चाय के साथ ना खाने के लिए पकोड़े भी बना लेना, क्योंकि मैं तो अपना आईपीएल नहीं छोड़ने वाली, इसलिए आपको खुद ही सब बनाना पड़ेगा। बहू, तेरी सास ने तुझे कुछ काम कहा है, पर तू अपनी सास का काम ना कर, उल्टा अपनी सास को काम थमा रही है। भगवान न जाने आजकल की जनरेशन का क्या होगा। संध्या, तेरी बहू तो सच में बहुत बदतमीज है। बहू, तू क्यों मेरी नाक कटवाने पर लगी है? तुझे जो बोला है वो कर ना। क्यों आईपीएल के पीछे हमारे घर की बदनामी करवाने पर तुली है तू? माँ जी, दिख नहीं रहा आपको मेरा आईपीएल चल रहा है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आपको जो भी काम हो वो आईपीएल के बाद बोलना, ठीक है?
ले संध्या, तेरी बहू को तुझसे ज्यादा अपना आईपीएल प्यारा है। आंटी जी, आप ना माँ जी के कान मत भरो। और माँ जी, आपको पता है ना, मैं आईपीएल को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पता नहीं कहाँ से बहू को आईपीएल का भूत सवार हो गया है। आईपीएल की वजह से जिस तरह अंजू की हरकत है, उस हरकत से तो साफ जाहिर होता है कि अंजू अपने आईपीएल के आगे ना तो कोई काम करेगी और ना ही किसी की बात सुनेगी। संध्या तो आईपीएल से तंग हो गई थी, क्योंकि जब से ये आईपीएल शुरू हुए थे तब से उसकी बहू ने घर के सारे काम से हाथ खड़े कर लिए थे और सारे काम उसे ही करने पड़ रहे थे। देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता निकल जाता है, लेकिन अंजू ने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। कुछ दिनों बाद संध्या और दीपक दोनों तैयार होकर आते हैं। अंजू, अब तक तुम तैयार नहीं हुई? मुझे तो लगा सबसे पहले तुम ही तैयार हुई होगी, लेकिन तुम तो यहाँ बैठकर टीवी में आईपीएल मैच देख रही हो। हाँ, तो आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल ही देखूंगी ना। वैसे मैं ना आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब मुझे कोई काम मत बोलना, क्योंकि मैं अपने आईपीएल मैच को छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं करने वाली। बहू तो भूल गई क्या, आज तेरी बहन की शादी है? आईपीएल के चक्कर में अपनी बहन की शादी भूल गई। ओह हाँ, मेरे तो दिमाग से ये बात निकल गई कि आज मेरी बहन की शादी है। न जाने इस आईपीएल मैच ने मेरे दिमाग पर कैसा असर किया है। इस मैच के अलावा कुछ दिखता ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं, हम यही इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ में चलते हैं। अब क्या जाना, आप लोग तो तैयार भी हो गए हैं शादी के लिए, आप ही चले जाओ। मैं आईपीएल को ही अपनी बहन की शादी मानकर खुश हो जाऊंगी। हे भगवान, अंजू बहू तो किस तरह की बहन है? अरे अपनी छोटी बहन की शादी अटेंड नहीं कर रही, और वो भी अपने इस आईपीएल मैच की वजह से। राम 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 राम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी बहन की शादी की वीडियो तो बनेगी ही, मैं बाद में वीडियो देख लूंगी। आप लोग देर क्यों कर रहे हो? जाओ ना जल्दी से, शादी में जाओ, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे तेरी बहन की शादी है और तू ये बोल रही कि अपनी बहन की शादी वीडियो में देखेगी। मम्मी चलो, ये तो आईपीएल छोड़कर कहीं जाने वाली है नहीं, हम ही चलते हैं। कम से कम हम लोग तो जाए शादी में। संध्या को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है। अब तक तो उसकी बहू आईपीएल की वजह से घर के काम ही छोड़ रही थी, लेकिन अब अपनी बहन की शादी भी छोड़ देती है। इसलिए शादी से आते ही संध्या टीवी की तार ही निकाल देती है। और अगले दिन जब संध्या टीवी के पास जाती है और वहाँ अंजू को नहीं देखती, तो संध्या खुद से बात करते हुए कहती है, आज तो बहू आईपीएल भी नहीं देख रही और ना ही किसी को बुलाया टीवी ठीक करने। घर में भी नहीं दिख रही, तो गई कहाँ बहू? संध्या को जब उसकी बहू घर में नहीं मिलती तो वो आसपास के घरों में देखने जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। संध्या की जोर की चीख सुनकर रमा वहाँ आती है। अरे संध्या, गिर कैसे गई तू? तेरी बहू मेरे घर में आईपीएल देख रही है और यहाँ तू गिरी पड़ी है। अरे बहू को ढूंढने के चक्कर में ही तो गिर गई मैं। बहू को आईपीएल के आगे कुछ दिखता ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी सास भी नहीं दिखती। तेरी बहू का आईपीएल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उसे तो अब मैं बताती हूँ। रमा वापस अपने घर जाती है और टीवी बंद कर देती है। ये देखकर अंजू कहती है, आंटी जी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना भी बिजली का बिल नहीं आता आपका। बहू, तू यहाँ आईपीएल देख रही है और वहाँ तेरी सास का पैर फिसल गया। क्या? माँ जी गिर गई? कैसे गिर गई? उन्हें ज्यादा चोट आई है क्या? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे आईपीएल देखने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही भूल गई। तेरी सास कुछ बोल नहीं रही, लेकिन तूने तो आईपीएल के चक्कर में अपनी सास को नौकरानी ही बना दिया। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? अपने आईपीएल के पीछे इतनी पागल हो गई कि तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि तेरी सास, जिसकी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी है, पर वो तुझसे कोई शिकायत नहीं करती, चुपचाप अपने घर का काम करती रहती है। अरे शर्म कर कुछ। रमा की बात सुनकर अब अंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफ़ी मांगती है।